नमस्कार, मैं हूं हरबंश नागो के। आप सभी का स्वागत है। आज 1 जुलाई है और हर दिन महत्वपूर्ण होता है। स्वास्थ्य विभाग में आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज एक डॉक्टर्स डे है, पूरे देश मना रहा है और इसीलिए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज के कॉम्प्लेक्स में हम हैं। ये दिन की क्या महत्वता है और दिन विशेष क्या है, जानेंगे डॉक्टर उर्वशी कोतवाल से। आपको पहले वो अपना परिचय देंगी। डॉक्टर साहब, बहुत धन्यवाद। दर्शक पहले आपका नमस्कार जी। परिचय जानना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए। मेरा नाम डॉक्टर उर्वशी कोतवाल है। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन एंड ब्लड बैंक स्कीम जम्मू से हूँ। आज का दिन, जैसे कि आपको इन्होंने बताया, ये डॉक्टर्स डे की तरह सेलिब्रेट किया जाता है। ये दिन हम डॉक्टर BC रॉय को एक तरीके से श्रद्धांजलि देने के लिए, उनका जन्म दिवस एंड डेथ एनिवर्सरी दोनों ही इसी दिन मनाई जाती है, उसके लिए सेलिब्रेट करते हैं। ये उनकी सेल्फलेस एक्टिविटी, जो उनकी निस्वार्थ भावना से उन्होंने लोगों की सेवा की है, उस उपलक्ष्य में इस दिन को मनाया जाता है। इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। डॉक्टर उर्वशी कोतवाल जी, ये खास करके कहते हैं सबसे बड़ा दान है, रक्तदान है। और आज ही के दिन दर्शक ये जानना चाहेंगे कि व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ डोनेशन ऑफ ब्लड। देखिए, ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है जो आपने मुझसे पूछा है। अगर हम अपनी कंट्री की बात करें, अपने देश की बात करें, एक बहुत बड़ा गैप है डिमांड और सप्लाई के बीच में। यानी जो ब्लड हम लोगों को मिलता है और कितनी उसकी आवश्यकता है, उसमें एक बहुत बड़ा गैप है। अगर हम नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन 2017 का अगर उनका डेटा देखें, तो देश में लगभग 14 मिलियन यूनिट्स की रिक्वायरमेंट थी और हम लोग लगभग 11 मिलियन यूनिट सप्लाई कर पाए। तो 3 से 4 मिलियन यूनिट्स की रिक्वायरमेंट जो है वो हमेशा रहती है। दूसरा, एक चीज़ जो आजकल बहुत कॉमन है कि हेल्थ केयर फैसिलिटी अगर किसी भी कंट्री की बढ़ती है, वहाँ पे अच्छे ट्रीटमेंट्स अवेलेबल होते हैं, बहुत डिफ़िकल्ट ट्रीटमेंट्स अवेलेबल होते हैं, सर्जरीज होती हैं, हेल्थ केयर डेवलप होता है, तो उसके साथ ही कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स के साथ रिक्वायरमेंट जो ब्लड की है वो भी कुछ हद तक बढ़ती चली जाती है। आज से कुछ डेकेड पहले, कुछ 10-20 साल पहले, हमारा जो देश था वो कम्युनिकेबल डिजीजेस, जिनको हम महामारी डिजीजेस कहते हैं, उनसे बहुत ज़्यादा जूझ रहा था। पर आजकल के समय में हम लोग ग्रस्त हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस से, जैसे हाइपरटेंशन, जिसे मधुमेह भी हाइपरटेंशन, जैसे ब्लड प्रेशर हाई होना, डायबिटीज़। इन सब बीमारियों की वजह से आपके डिफरेंट ऑर्गन्स पे अलग अलग तरीके से इफेक्ट होता है। बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनको लॉन्ग टर्म ब्लड की रिक्वायरमेंट पड़ती है। इसके अलावा भी हमारे पास एक पूरा पेशेंट्स का ग्रुप होता है बच्चों में, जो थैलेसीमिया या सिकल सेल डिजीज से ग्रस्त होते हैं, जिनको बार बार ब्लड की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है। इसके अलावा ट्रॉमा, अगर हम बात करें एक्सीडेंट्स भी बहुत बड़ा कारण है जिसमें ब्लड की रिक्वायरमेंट पड़ती है। WHO ने एक डेटा अपना पब्लिश किया था जिसमें उन्होंने कहा था पूरे वर्ल्ड में पिछले साल में 234 मिलियन सर्जरीज हुई हैं, जिसमें अकेले ट्रॉमा के लिए 63 मिलियन पेशेंट्स की सर्जरी है, जो कि अपने आप में बहुत डॉक्टर उर्वशी कोतवाल, खास करके बात करें तो फैक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ द ब्लड की आस्ता आस्ता ज़्यादा जरूरत पड़ रही है। कैसे ये पूरा हो सकता है और इसके लिए क्या क्या प्रावधान बनाएंगे? देखिए, जो ब्लड की रिक्वायरमेंट है, जैसे कि मैंने आपसे अभी शेयर किया कि ये आस्ता आस्ता क्या है, ब्लड की रिक्वायरमेंट विद द एडवांसमेंट बढ़ती ही चली जा रही है। उसके लिए जो वॉलंटरी ब्लड डोनर्स हैं, उनका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। क्यों? क्योंकि जो वॉलंटरी ब्लड डोनर्स होते हैं, उनमें एक स्वेच्छा से वो रक्तदान करने आते हैं, उनमें एक भावना होती है किसी की मदद करने की। जब ये भावना किसी के अंदर होती है तो वो लोग अब आगे से आगे बढ़कर रक्तदान करते हैं। सो वॉलंटरी ब्लड डोनेशन ही अकेला एक इसका प्रावधान है, क्योंकि अभी तक ब्लड एक ऐसा ह्यूमन रिसोर्स है जो बहुत ही प्रेशियस है, जो अभी तक फैक्ट्रीज में नहीं बन पाया। हालांकि इसकी बहुत सारी कोशिश की गई है, बहुत सारे ट्रायल्स हो रहे हैं, बहुत सारी स्टडीज की जा रही हैं, पर इसका एक ही सोर्स है, वो है ह्यूमन बॉडी, इंसानी शरीर। डॉक्टर कोतवाल, एक और चीज बड़ी सामने नजर आती है, जो कंसेप्ट है सेफ ब्लड और PTI का, ये क्या है? जो सेफ ब्लड ना एक बहुत इम्पॉर्टेंट टर्म है। सेफ ब्लड एक, हम इस तरीके से कह सकते हैं, जो ब्लड की सेफ्टी है वो सेफ्टी डोनर की भी होती है और सेफ्टी पेशेंट की भी होती है।
क्योंकि फर्ज करें अगर जैसे मैं डोनर हूँ, मेरी बॉडी में अगर कोई भी इन्फेक्शन होगा, कुछ भी होगा, या मैं कोई दवाई खा रही हूँ, वो मेरे ब्लड के थ्रू 100% किस में जाएगा, पेशेंट में जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि डोनर सबसे पहले हेल्थी। सो सेफ ब्लड जस्ट डोनेशन से रिलेटेड नहीं होता, उसमें आपको डोनर की हेल्थ भी देखनी होती है, ब्लड की क्वालिटी भी देखी जाती है, ब्लड की टेस्टिंग भी प्रॉपर की जाती है, उसकी स्टोरेज भी सेफ ब्लड में आती है, और सही ब्लड सही पेशेंट को जाए, ये भी बहुत ज़रूरी है। आजकल ये कंसेप्ट चल रहा है जिसे हम कहते हैं वेन टू वेन ट्रेसेबिलिटी, मतलब वेन, डोनर की वेन से लेकर के पेशेंट की वेन तक जो ब्लड जाएगा, उसके बीच के जो सारे स्टेप्स हैं, उन सब की सेफ्टी सेफ ब्लड को बनाती है, ठीक है। और ब्लड, जैसे मैंने आपको बताया, ब्लड के थ्रू कुछ बीमारियां ट्रांसफर हो सकती हैं पेशेंट के शरीर में। हर कंट्री में अलग अलग तरीके की बीमारियां देखी जाती है, जो वहाँ लोकल बीमारियां होती हैं, उसी हिसाब से गवर्नमेंट उनकी टेस्ट भी करवाती है। हमारी कंट्री में जो टीबीआई जो होता है, जिसे हम ट्रांसफ्यूजन ट्रांसमिसिबल इन्फेक्शंस कहते हैं, जो बीमारियां ब्लड के थ्रू फैलती हैं, उन बीमारियों के लिए ब्लड का टेस्ट किया जाता है। हमारी कंट्री में ब्लड के 5 टेस्ट किए जाते हैं: HIV, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, मलेरिया और सिफिलिस। सो ये सारी बीमारियां टीबीआई टेस्टिंग के अंदर आती हैं। डॉक्टर साहब, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल आता है। डोनेशन जो है, जो डोनर है, चाहे वॉलंटरी है, कभी कभी फोर्सिंग भी है, उसकी वास्तव में उम्र क्या होती है कि उसका रक्तदान वो करता है, उसका एज फैक्टर क्या होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले, इससे पहले मैं आपको एक जानकारी और देना चाहूँगी। ब्लड जो है वो ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के अंडर आता है, ठीक है, ये एक लॉ के अंडर आता है, और ब्लड की क्लासिफिकेशन जो हुई है वो एक ड्रग की तरह है। जैसे हम दवाई की बात करते हैं ना, वैसे ही ब्लड भी एक ड्रग होता है। तो इसकी कुछ लीगल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, एज भी उसमें से एक लीगल रिक्वायरमेंट है। ब्लड डोनेशन की जो एज है वो 18 से 65 ईयर्स तक आप ब्लड डोनेट कर सकते हो, पर इसमें कुछ छोटे छोटे प्रावधान दिए गए हैं। जैसे अगर कोई बंदा फर्स्ट टाइम ब्लड डोनेट कर रहा है तो वो 60 साल से ऊपर ब्लड नहीं दे सकता। अगर कोई रेगुलर वॉलंटरी डोनर है, जैसे वो हर साल करता है या साल में 2 बार करता है, वो 65 साल तक ब्लड दे सकता है। अदरवाइज 60 ईयर्स से नीचे की उसको ब्लड देना है। एक प्रोसीजर होता है जिसको हम कहते हैं एफेरेसिस प्रोसीजर, आपने सुना होगा, जैसे पेशेंट्स को प्लेटलेट्स दिए जाते हैं, वो एक एफेरेसिस प्रोसीजर होता है। उसकी जो एज लिमिट है वो भी 18 साल से 60 साल है। अब इसमें एक पॉइंट जो नोट करने वाला है कि हमने 18 साल ही क्यों रखा है, कि जैसे हम सब जानते हैं इंडिया में जो कंसेंट देने की एज है, लीगल कंसेंट देने की एज, वो 18 साल है। और ब्लड डोनेशन भी एक मेडिकल प्रोसीजर है जिसमें बंदे को कंसेंट देनी पड़ती है बिफोर अंडरगोइंग दिस प्रोसीजर। सो इट इज़ 18 ईयर्स टू 65। 18 ईयर्स से एक दिन भी कम होगा तो हम ब्लड नहीं ले सकते, वो लीगली पनिश है। डॉक्टर उर्वशी कोतवाल, एक बड़ा और महत्वपूर्ण प्रश्न है आज के दिन दर्शकों तक मैं ले जाना चाहूँगा, वो ये है कि जब आप ब्लड लेते हैं तो एक आम मिथ है पूरे देश में, खास करके हम नॉर्थ इंडिया में कहें, चाहे हम जम्मू में है, कहीं और है, कि भाई इतनी बोतल खून लगना। जब बोतल खून की बात आती है तो उसके घर वाले घबराते हैं, एक बोतल खून चला गया। जानना चाहूँगा वास्तव में एज फैक्टर के मुताबिक कितना ब्लड जो है, बोतल होता है, कुछ और होता है, दर्शकों के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण जानकारी आपके माध्यम से। जो ब्लड हम लोग लेते हैं वो बेसिकली क्या होता है, वेट के हिसाब से, वजन के हिसाब से लिया जाता है। जो वजन का क्राइटेरिया है वो कोई भी 45 किलो से ऊपर बंदा है वो ब्लड डोनेशन कर सकता है। पर ब्लड का जो डोनेशन है वो 2 डिफरेंट वॉल्यूम्स में होता है, 350 ml और 450 ml। 350 ml वही लोग दे सकते हैं जो 45 किलो से लेकर के 54 kg तक, और जो भी 55 kg एंड अबव होते हैं वो 450 ml तक दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम हर एक से 450 ले सकते हैं, हर एक से 350 ले सकते हैं। साथ में कई बार आपने देखा होगा कैंप्स में या सब जगह एक बैग के साथ बहुत सारे छोटे छोटे बैग्स अटैच्ड होते हैं, तो लोगों को लगता है पता नहीं 4 थैली में खून ले रहे हैं, क्या करें। ऐसा नहीं है, एक ही बैग में ब्लड लिया जाता है, वो भी 450 ml लिया जाता है या उनके वेट के हिसाब से, और उसी बैग को प्रोसेस करके हम क्या बनाते हैं, कॉम्पोनेंट्स बनाते हैं अलग अलग। जैसे आपको पता होगा ब्लड को प्रोसेस करके उसके कॉम्पोनेंट्स बनाते हैं, वो वाले बैग्स उस काम में। एक सेट रूल होता है जब पेशेंट ब्लड डोनेट करता है, चाहे डायरेक्टली आता है या शिविर लगते हैं, इसके बाद एक आपका सेट रूल होता है, उसको ये खाना है।
बावजूद इसमें ये देखा गया है, कुछ पेशेंट को कहते हैं ज़्यादा फैट वाली चीज़ें ले लो, ज़्यादा खा लीजिए, पनीर खा लीजिए, या कई कहते हैं कि थोड़ा लीकर भी ले लो। वास्तव में एक सेट रूल क्या है, दर्शक ये जानना चाहेंगे। देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपने मुझसे पूछा है। ब्लड डोनेशन देने के बाद में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप रक्तदान के तुरंत बाद जो ब्लड डोनेशन एरिया है वहाँ पे आप कुछ देर के लिए आराम करें, क्योंकि वो आराम के ड्यूरिंग आपको थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट देते हैं, जैसे जूस देते हैं पीने के लिए, बिस्किट खाने के लिए देते हैं, क्योंकि वो वाला जो टाइम है शुरू का 15 से 20 मिनट, ऐसा देखा गया है बहुत सारी स्टडीज़ में कि डोनर जो एंजाइटी में आते हैं, परेशानी में आते हैं, या पहली बार ब्लड दे रहे हैं, घबराए हुए, तो उनको हल्का चक्कर आ सकता है। तो वो पहले 15 से 20 मिनट आपको वहाँ रुक करके उनके अंडर ऑब्जर्वेशन रहेंगे। उसके बाद खाने पीने का ऐसा है कि जो भी आप नॉर्मल डाइट लेते हैं उसकी एक प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस जो होती है वो ब्लड सेंटर्स आपको साथ साथ दे देते हैं, लिखित में भी देते हैं और वर्बली भी बताते हैं। जनरली ये कहा जाता है कि ब्लड देने के तुरंत बाद आपको अगले 24 घंटे तक कोई फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो कई बार क्या होता है, जहाँ से आपने रक्तदान किया होता है वहाँ हल्की सी स्वेलिंग आ सकती है, ठीक है। उसके अलावा आपको फ्लूइड्स जो होते हैं, पानी, दूध, चाय, जितना लिक्विड आप ले सकते हैं वो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि जो ब्लड में अगर आपको मालूम होगा, इस चीज़ की जानकारी होगी, ब्लड जो बनता है उसमें कुछ प्लाज्मा पोर्शन होता है और कुछ सेल्स होते हैं। प्लाज्मा को रिकवरी के लिए 48 से 72 घंटे तक लगते हैं, और जितना लिक्विड हम लेते हैं उतनी जल्दी वो रिकवर होता है। उसके अलावा हमें कम से कम अगले 2 से 4 घंटे तक स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए और अल्कोहल नहीं पीना चाहिए, क्योंकि ये दोनों चीज़ों से क्या होता है, पेशेंट का ब्लड प्रेशर फॉल करता है और कई बार उनको चक्कर आने के चांसेस होते हैं। तो ये दोनों ही चीज़ें हम नहीं करते। और जो ब्लड की रिकवरी की हम बात करते हैं, नॉर्मल डाइट के साथ में जो हमारा रेड सेल होता है जिसके अंदर हमें आयरन की पूर्ति करनी होती है, उस आयरन की पूर्ति को लगभग 56 दिन लगते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि ब्लड डोनेशन कुछ अंतराल के बाद करना है। पर अगर दूसरे सेल्स की हम बात करते हैं तो वो बहुत जल्दी रिकवर हो जाते हैं। तो इसलिए कोई स्पेशल डाइट की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस आप लिक्विड्स लें और प्रॉपर नॉर्मल डाइट करें। आखिर में डॉक्टर उर्वशी कोतवाल जी, दर्शकों के लिए जानना चाहूँगा, आज 1 जुलाई 2022 है और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज अब जम्मू में तैयार हो गया है, काफ़ी ओपीडी अगले साल होगी, और अगले साल जब करेंगे, और यही मेरी इच्छा होगी, दिल से इच्छा होगी, पुनः आपसे इसी विषय पर बात करूं। मगर एक बात दर्शकों के लिए आखिर में जानना चाहता हूँ, यहाँ पर डॉक्टर साहब पहले सिर्फ हमारा एसएमबी हॉस्पिटल होता था, फिर ये मेडिकल कॉलेज बना, और मेडिकल कॉलेज के बाद ये सुपर स्पेशलिस्ट बना, और इसके बाद 5 मेडिकल कॉलेज भी बने। इन पर सब पर सोने पर सुहागा यूनिक है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज, और हमारे सबके लिए गर्व की बात है, इसको कमांड करने वाले भी सन ऑफ द सॉइल डॉक्टर शक्ति गुप्ता। अब जानना चाहूँगा कि यहाँ पर जो आपका डिपार्टमेंट है, ये सारा कुल मिला के रक्त का, इसमें क्या नई चीज़ें, एम्स बहुत कुछ कर रहा है, इस पर क्या नई चीज़ें कर रहा हूँ आखिर में दर्शकों के लिए ये जानना चाहूँगा। लेकिन पहले शुरू में ऐसा माना जाता था कि ब्लड बैंक का काम सिर्फ ब्लड कलेक्ट करना और पेशेंट को देना है, बट इनका बहुत ज़्यादा रोल अब आस्ते आस्ते क्लिनिकल साइड पे भी आ रहा है। जैसे हम लोग एफेरेसिस प्रोसीजर में थेरापेटिक प्लाज्मा एक्सचेंजेस होते हैं, ये प्रोसीजर हम लोग करते हैं, जैसे ट्रांसप्लांट के पेशेंट्स के लिए किए जाते हैं, कुछ न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस के लिए किए जाते हैं, बहुत सारी ब्लड की बीमारियों के लिए किया जाता है, जो एक तरीके से रामबाण इलाज होता है इन सब बीमारियों के लिए। वो हम लोग वाइड स्केल पे चाहेंगे कि वो यहाँ पे शुरू हो। उसके अलावा स्टेम सेल कलेक्शन, स्टेम सेल जो कलेक्ट होता है वो ब्लड बैंक्स ही कलेक्ट करते हैं, उनकी क्वालिटी, उनको क्रायो प्रिजर्व करना, क्योंकि जो स्टेम सेल्स होते हैं उनको हम नॉर्मल टेम्परेचर पे नहीं रख सकते, उनको हमें क्रायो प्रिजर्व करना होता है, वो सब भी ब्लड बैंक के अंदर आता है। उसके अलावा जितने ट्रांसप्लांट्स होते हैं, जैसे कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट है, हार्ट ट्रांसप्लांट है, लिवर ट्रांसप्लांट है, लंग ट्रांसप्लांट है या किडनी ट्रांसप्लांट्स हैं, वो सारे जो हैं उनका जो एक तरीके से वर्कअप होता है डायग्नोस्टिक, वो ब्लड सेंटर्स ही करते हैं। और हमारी भी ये पूरी कोशिश रहेगी कि हम पहले दिन से ये सारी सर्विसेज जो हैं अच्छे से अच्छे जम्मू वासियों को प्रोवाइड कर सकें। बस आखिर में आज के महत्वपूर्ण दिन पर, डॉक्टर डे पर, आपका संदेश सभी दर्शकों के लिए। देखिए ये डॉक्टर्स डे, जैसे कि मैंने शुरू में ही बताया था, डॉक्टर BC रॉय की सेल्फलेस सर्विसेज के लिए किया जाता है, तो ये अपॉर्चुनिटी हम सबको लेनी चाहिए, बिकॉज लाइफ बचाने के लिए किसी की या कुछ सेल्फलेस सर्विस करने के लिए ज़रूरी नहीं है आप डॉक्टर ही हो तो आप लोगों की हेल्प कर सकते हैं।
रक्तदान करना बहुत महान काम है। हम सबको ये अपने साथ प्रण करना चाहिए या एक इनिशिएटिव लेना चाहिए कि एटलीस्ट हम लोग साल में 1 या 2 इम्पॉर्टेंट डेज जैसे बर्थडेज हो गए या किसी की मैरिज एनिवर्सरी हो उसमें ब्लड डोनेट करें, क्योंकि ब्लड डोनेट करके आपको एक ऐसी अच्छी फीलिंग आती है कि यू हैव मेड अ डिफरेंस टू समबडीज लाइफ। क्योंकि रक्तदान बहुत बड़ा दान, महान दान जिसको कहा जाता है। मेरी आपसे यही एक तरीके से गुजारिश है कि आप सब आगे से आगे बढ़कर रक्तदान करें ताकि कल को किसी को रक्त की वजह से परेशानी ना हो। दर्शकों, डॉक्टर उर्वशी कोतवाल को धन्यवाद देते हुए आपको भी कहूँगा कि आप भी रक्तदान करिए और हर बीमारी का और अच्छा इलाज एम्स में होगा। यहीं पर इस कार्यक्रम की समाप्ति है। डॉक्टर उर्वशी कोतवाल को पुनः धन्यवाद देते हुए आपसे विदा लेते हुए नमस्कार।